गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप है आरआऊ मेडिकल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपका स्वागत है नर्सिंग के ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जाएगी मेहनत के मुकाम के साथ में। माई सेल्फ सोनू शर्मा अच्छे से जो फार्माकोलॉजी ऑफ नर्सिंग है उसको डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ नर्सिंग। फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी मीनिंग दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फार्मेको और लॉजी। फार्मेको का मीनिंग होता है कि कोई ड्रग या फिर मेडिसिन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। फार्माकोलॉजी में अपन मेडिसिन्स की स्टडी करते हैं, ड्रग्स की स्टडी करते हैं। यहाँ पे ड्रग्स का मीनिंग वो नहीं है जो कि एक एडिक्शन का रूप है। यहाँ पे मेडिसिन्स का मतलब या ड्रग का मतलब वो है जिनका कोई थेरेपेटिकल पर्पस होता है। कोई भी थेरेपेटिकल पर्पस होता है। फार्माकोलॉजी में अपन ड्रग्स की स्टडी करते हैं, जो ऐसी ड्रग जिनका कोई थेरेपेटिकल पर्पस होता है। फार्माकोलॉजी, टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी अपन नेक्स्ट में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी। टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी में टू टाइप्स की फार्माकोलॉजी होती है। एक होती है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे लेबोरेटरीज होती है। एनिमल्स के ऊपर किसी भी ड्रग का इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट वो डिस्क्राइब किया जाता है, सीन किया जाता है। यूज इन लेबोरेटरीज। एक नेक्स्ट जो होता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो यूज़ की जाती है वो थेरेपेटिकल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है और वो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर यूज़ की जाती है। थेरेपेटिकल पर्पस के लिए और ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर। ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर यूज़ की जाती है फार्माकोलॉजी। टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी जो कि यूज़ की जाती है लेबोरेटरीज में, मेनली इन एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स के ऊपर यूज़ की जाती है। और क्लिनिकल जो फार्माकोलॉजी होती है वो थेरेपेटिकल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है और वो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर यूज़ की जाती है। फार्माकोलॉजी, अगर इसका जो डेफिनेशंस यूज देखा जाए तो सब्सटेंस यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशंस, रिलीफ और क्योर ऑफ ए डिजीज इन मैन एज इन एनिमल्स। ऐसा कोई सब्सटेंस जो किसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो डायग्नोसिस हो, किसी बीमारी का पता लगाना हो, चाहे प्रिवेंशन हो, किसी बीमारी को आने से रोकना हो, चाहे रिलीफ हो, चाहे कोई पेन को दूर करना हो, दर्द को दूर करना हो, चाहे क्योर ऑफ ए डिजीज, किसी भी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए यूज़ किया जाने वाला सब्सटेंस क्या है? ड्रग है। और इसकी स्टडी अपन फार्माकोलॉजी में यूज करते हैं। कोई भी सब्सटेंस जो डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर जीआई ट्रैक्ट को सीन करना हो तो बेरियम एनीमा उसको अब पेशेंट को अप्लाई किया जाता है। बेरियम एनीमा कोई मेडिसिन नहीं है लेकिन डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए उसको ड्रग की फॉर्म में ही माना जाता है। प्रिवेंशंस है, किसी भी बीमारी को आने से रोकना हो तो उस प्रिवेंशंस के लिए अगर कोई ड्रग यूज की जाती है, जैसे कि इम्यूनाइजेशंस होते हैं, वो भी एक ड्रग की फॉर्म में है। रिलीफ है, पेन किलर,
जितने भी पेन किलर है कोई ड्रग की फॉर्म में है जो पेन को दूर करने में काम आ रहा है। क्योर ऑफ ए डिजीज, इस फॉर्म में चाहे कोई एंटीबायोटिक हो या किसी भी टाइप और सब डिवीजन का जो भी ड्रग है वो यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं अपन फार्माकोलॉजी ऑफ नर्सिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट अगर एक डेफिनेशन और देखा जाए तो द स्टडी ऑफ हाउ ए ड्रग अफेक्ट ए बायोलॉजिकल सिस्टम एंड हाउ द बॉडी रेस्पॉन्स टू द ड्रग। इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पे दो डिवीजन में ये डेफिनेशंस कंप्लीट हो रही है। स्टडी ऑफ हाउ ए ड्रग अफेक्ट, एक दवा किस तरीके से अफेक्ट करती है एक बायोलॉजिकल सिस्टम में, एक बॉडी में, एक शरीर में, और हाउ द बॉडी रेस्पॉन्स टू द ड्रग, और उस ड्रग के रिगार्डिंग बॉडी का क्या रेस्पॉन्स होता है। इस डेफिनेशंस में जो ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी है वो भी यहां पे सीन हो रही है। तो इस डेफिनेशंस का मतलब है कि ऐसी स्टडी जिसमें ड्रग का इफेक्ट देखा जाता है एक बायोलॉजिकल सिस्टम में, और हाउ द बॉडी रेस्पॉन्स टू द ड्रग, बॉडी उस ड्रग की रिगार्डिंग कैसे काम करती है, ये भी इसी फॉर्म में देखा जाता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के फादर कौन थे और फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। अगर इंडियन फार्माकोलॉजी में नाम देखा जाए तो किसका नाम आता है फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी में? सबसे पहले देखते हैं फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ओसवाल्ड ओसवाल्ड चिमिडबर्ग। ये जो ओसवाल्ड चिमिडबर्ग है ये है फार्माकोलॉजी के फादर है और फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी में नाम आता है रामनाथ चोपड़ा का। जो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी है वो ओसवाल्ड चिमाइडरबर्ग है और जो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी है वो रामनाथ चोपड़ा है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ बेसिस से देखा जाए तो कभी कभी क्वेश्चंस पुट आउट हो जाता है कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है और फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, ब्रांचेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फार्माकोलॉजी दो टाइप से अपन स्टडी करते हैं। नंबर वन है फार्माकोकाइनेटिक और नंबर टू है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक और नंबर टू है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक है उसको देखा जाए तो यहां पे क्या है फार्माकोकाइनेटिक मींस व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग। जो प्रीवियसली अपने डेफिनेशन डिस्क्राइब की थी वो यहां पे देख रहे हैं कि फार्माकोकाइनेटिक व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग। कोई भी अगर बॉडी में ड्रग को इनहेल किया जाए या इंजेस्ट किया जाए किसी भी फॉर्म में तो उसका बॉडी क्या रेस्पॉन्स देती है। और फार्माकोडायनेमिक में है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी।
यहाँ पे कोई भी ड्रग है वो बॉडी में कैसे रिएक्शन कर रही है, कैसे एडवर्स इफेक्ट डेवलप कर रही है, कैसे थेरेपेटिकली पर्पज उसका यूजफुल हो रहा है, वो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक है वो 4 मैकेनिज्म पे काम करता है। नंबर 1 है एब्जॉर्प्शन, नंबर 2 है डिस्ट्रीब्यूशंस, नंबर 3 है मेटाबॉलिज्म और नंबर 4 है एक्सक्रिएशंस। जो फार्माकोकाइनेटिक है, व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग, एक बॉडी किसी ड्रग के लिए कैसे रिएक्ट कर रही है। किसी भी ड्रग का सबसे पहले एब्जॉर्प्शंस होगा, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशंस होगा, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद एक्सक्रिएशंस होगा। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है कि कोई भी जो ड्रग है वो बॉडी में किस तरीके से इफेक्ट कर रही है। तो यहां पे अपन देखते हैं इसका थेरेपेटिकल पर्पस। सबसे पहले उसका थेरेपेटिकल पर्पस देखते हैं कि वो किस तरीके से यूज हो रही है, उसका पर्पस क्या है। उसके बाद देखते हैं उसका एडवर्स रिएक्शन, उसके बाद देखते हैं उसका एडवर्स रिएक्शंस। फार्माकोकाइनेटिक्स है वो 4 बेसिस पे काम कर रहा है और जो फार्माकोडायनेमिक्स है वो थेरेपेटिकल पर्पस या फिर एडवर्स रिएक्शंस में अपन इसको देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स को अगर अपन डिस्कस करें, एक रफ इंट्रोडक्शन अगर अपन करें, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स में जो एब्जॉर्प्शंस होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन 2 टाइप से होता है। एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम, बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब इन बेसिक मीडियम। जो एसिडिक ड्रग है वो एसिडिक मीडियम में ऑब्जर्व हो रही है और जो बेसिक ड्रग है वो बेसिक मीडियम हो रही है। जो एसिडिक ड्रग जो अगर एग्जांपल देखें तो NSAID, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जितनी भी है वो एसिडिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होती है। और जो बेसिक मीडियम है इनकी ड्रग है जैसे कि मॉर्फिन, मेप्रिडिन, ये एब्जॉर्ब कहां हो रही है, बेसिक मीडियम में जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है। जो भी एब्जॉर्प्शंस है उसके अकॉर्डिंग अगर NSAID है जो कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, अगर इनका एब्जॉर्प्शंस हो रहा है तो अगर फार्माकोडायनेमिक में देखा जाए तो इनका एडवर्स रिएक्शंस भी होगा। जैसे ही एब्जॉर्प्शंस होगा उसके बाद हो सकता है कि इसको डेली कंज्यूम करने में या फिर एक्सेसिव कंज्यूम करने में बिना किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अगर इसको यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे जो डेवलप होता है वो एडवर्स रिएक्शन डेवलप होता है। जो एसिडिक मीडियम की जितनी भी मेडिसिन्स है, जो नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी जितनी भी ड्रग्स है, जिनमें आता है कि आइबुप्रोफेन, जो डाइक्लोफेनेक आती है, जितनी भी निम्लुसलाइड का जो ग्रुप होता है, PCM जो पैरास्टामोल का ग्रुप होता है, इसमें क्या होता है कि जितनी भी मेडिसिन्स होती है ये ऑर्गन डैमेज का कोज होती है। अगर एक्सेसिव या फिर लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए यूज होती है तो वहाँ पे ये सारी ड्रग ऑर्गन डैमेज कोज कर सकती है। ऑर्गन डैमेज कोज कर सकती है ये सारी ड्रग। तो यहाँ पे एक मॉर्फिन है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन पे इसका इफेक्ट हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। तो
तो ये भी तो कुछ कोज कर सकती है, ये कोज कर सकती है कॉन्स्टिपेशंस को। किसी पेशेंट्स को आपने मॉर्फिन दिया, वहाँ पे हो सकता है वो पेन रिलीवर हो, उसने अपना थेरेपेटिकली इफेक्ट किया, उसके बाद में जो एडवर्स इफेक्ट किया वो लार्ज इंटेस्टाइन पे जाके किया, वहाँ पे क्या किया, कॉन्स्टिपेशन कोज कर दिया। अगर नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे कोई भी ड्रग है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सेकेंड लाइन ऑफ एटीटी है। सेकेंड लाइन ऑफ एटीटी है। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी की जो सेकेंड लाइन ड्रग है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर इसका रिएक्शन देखा जाए तो ये ट्यूबरकुलोसिस में दी जाती है, लेकिन इसका एडवर्स रिएक्शन देखा जाए तो ये 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है। जब 8th क्रेनियल नर्व को ये डैमेज कर देती है तो ये हुआ इसका एडवर्स रिएक्शंस। नेक्स्ट अगर एडवर्स रिएक्शंस किसी भी ड्रग का देखा जाए तो फेनाटोइन है। फेनाटोइन है, ये फेनाटोइन क्या कोज करेगी, अगर ये फेनाटोइन किसी एपिलेप्टिक पेशेंट्स को दी जाए तो एपिलेप्टिक पेशेंट्स में ये गम हाइपरट्रोफी यूज करेगी, जो उसके मसूड़े हैं उनमें हाइपरट्रोफी हो जाएगी, तो इसीलिए वहां पे इसका एडवर्स रिएक्शन होगा गम हाइपरट्रोफी। अगर फीमेल पेशेंट में देखा जाए तो ये हर्शुटिज्म कॉल करेगी। ये हर्शुटिज्म कोज करने का मतलब है कि कोई भी फीमेल जो पेशेंट हुआ वहां पे उस फीमेल पेशेंट को एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगी मेल के मुकाबले। हो सकता है उसकी मुस्टेच डेवलप हो जाए, उसकी मूंछ आ जाए, उसके दाढ़ी में बाल आ जाए, वो हर्शुटिज्म होगा। अगर देखा जाए तो ओस्टियोमलेशिया भी हो सकता है फेनाटोइन की टॉक्सिटी से। किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर ये मेडिसिन दी जाए तो वहाँ पे उसको टेराटोजेनिक जो इफेक्ट है वो बेबी में डेवलप हो जाएगा। जो बेबी में टेराटोजेनिक इफेक्ट है वहाँ पे डेवलप होने से क्या होगा, अगर प्रेग्नेंट लेडी को ये दी जा रही है तो टेराटोजेनिक इफेक्ट जो डेवलप होगा उससे जो बेबी लेबर के बाद होगा उसमें क्या होगा, क्लेफ्ट लिप हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, उसमें कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकते हैं, उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, उसमें जितने भी कंजेनाइटल एनोमलीज हैं वो उसमें डेवलप हो सकते हैं। तो ये था फार्माको काइनेटिक का एक ब्रीफ डिस्कशंस। एब्जॉर्प्शंस के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशंस टू टाइप से होता है, एक होता है माइनर डिस्ट्रीब्यूशंस और एक होता है मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशंस में दो टाइप से होता है, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। माइनर डिस्ट्रीब्यूशंस और एक है मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस। मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस जो माइनर डिस्ट्रीब्यूशंस है वो कहां से कहां तक हुआ होगा, स्टमक से लीवर तक, ये माइनर डिस्ट्रीब्यूशंस होगा किसी भी ड्रग का। नेक्स्ट है मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस। मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस कहां से होगा, लीवर टू सिस्टमिक सर्कुलेशंस। लीवर से सिस्टमिक सर्कुलेशंस में जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस होगा वो मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस में होगा। नंबर 1 है माइनर डिस्ट्रीब्यूशंस, नंबर 2 है मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस। माइनर जो डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ वो स्टमक से लीवर में हुआ और जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ वो लीवर टू सिस्टमिक सर्कुलेशंस में हुआ। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशंस। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कोई भी जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती है वो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाती है, और जो लिपिड सोल्यूबल्स होती है, जो वाटर सोल्यूबल ना होकर लिपिड सोल्यूबल्स है, वो वापस किडनी के प्रोक्सिमल कन्वर्टल ट्यूबल से वो लीवर में जाती है। लीवर में उनका मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म होने के बाद में मेटाबोलाइट्स होगा। मेटाबोलाइट्स से वो क्या होगा, थ्रू द स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू वो एक्सपेल आउट होगी थ्रू द फीकल मैटर। बॉडी से ऐसे एक्सपेल आउट होने के बाद में उसका होगा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुआ, ये हुआ
टू टाइप्स है, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो ड्रग होती है उनका ग्रुप है एमिकासिन, जेंटामाइसिन, और जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है जैसे कि NSAID, इनका मेटाबॉलिज्म वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल दो तरीके से हुआ। उसके बाद में है एक्सक्रिएशंस। एक्सक्रिएशंस टू टाइप से हुआ, एक वाटर सोल्यूबल थ्रू द यूरिन और एक लिपिड सोल्यूबल थ्रू द फीकल मैटर। ये था इसका डिस्ट्रीब्यूशंस, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशंस प्रोसेस। नेक्स्ट अपन देखते हैं किस तरीके से सिस्टमिक सर्कुलेशंस जो होगा उसमें एक ड्रग का एब्जॉर्प्शन से लेकर मेटाबॉलिज्म से लेकर उसका एक्सक्रिएशंस कैसे होता है। स्टमक में कोई भी टैबलेट फॉर्म की जो ड्रग है, कोई भी टैबलेट फॉर्म की ड्रग है, वो जैसे ही वो ड्रग आई यहां पे या कोई मेडिसिन, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसका ब्रेकडाउन हुआ, उस ड्रग का ब्रेकडाउन हुआ छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशंस, जैसे ही डिसइंटीग्रेशंस हुआ उसके बाद में ये जो ड्रग है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये किस में आई, ब्लड में। ब्लड में आने के बाद में गैस्ट्रिक वेन से किस में आई, ये जो ड्रग है गैस्ट्रिक वेन में आई। गैस्ट्रिक वेन से जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ वो अब सिस्टमिक सर्कुलेशंस में जाएगा। सबसे पहले जो भी कोई ड्रग की फॉर्म है वो स्टमक में आई, स्टमक में आने के बाद में वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसका ब्रेकडाउन हुआ, वो है डिसइंटीग्रेशंस। वो एक टर्म है जो कभी कभी एग्जाम बेसिस पे पूछी जाती है। उसके बाद में जो ड्रग है वो ब्लड में आई गैस्ट्रिक वेन के थ्रू। गैस्ट्रिक वेन के थ्रू जो इनका डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके से होगा। गैस्ट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन से किस में आई, पोर्टल वेन से। पोर्टल वेन से किस में गई, वो लीवर में। लीवर से कहां गई, सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा में। वेना कवा से किस में गई, हार्ट में। हार्ट से कहां पे गई, हार्ट से आयोटा में, आयोटा से ऑल ओवर बॉडी में। इसी तरीके से एक ड्रग का जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है वो इसी तरीके से कंप्लीट होता है। किसी भी ड्रग का जो कि ओरली फॉर्म में है वो स्टमक में आई, उसका ब्रेकडाउन हुआ, वो डिसइंटीग्रेशन के रूप में हुआ। उसके बाद में उसका क्या हुआ, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में आई। ब्लड में किस वेन से आई, गैस्ट्रिक वेन से। गैस्ट्रिक वेन से वो किस में आई, पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन से वो लीवर में, लीवर से इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वो हार्ट के एरोटा में जाकर पूरे ऑल ओवर बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशंस में उसका इफेक्ट स्टार्ट हो गया। अब सिस्टमिक सर्कुलेशंस में जहां उसका इफेक्ट स्टार्ट हो गया वहां पे सिस्टमिक सर्कुलेशंस में उसका इफेक्ट किस तरीके से होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वो ड्रग किस में आई, सिस्टमिक सर्कुलेशंस में। किस में एंट्री हुई उसकी, सिस्टमिक सर्कुलेशंस में। सिस्टमिक सर्कुलेशंस में आने के बाद में ये क्या हुआ, एक पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ, एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शंस का प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसके बाद में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसे ही कोई ड्रग
सिस्टमिक सर्कुलेशंस के थ्रू ब्लड में आती है वो फ्री फॉर्म में होती है, वो फ्री फॉर्म में होती है, मींस ब्लड में वो घुल जाती है और अब वो सारे सिस्टम में जाने के लिए तैयार रहती है। अब डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरीके से होगा किसी ड्रग का? डिस्ट्रीब्यूशंस मेजर और माइनर दो टाइप्स का होता है। मैंने आपको बताया कि माइनर डिस्ट्रीब्यूशंस कहां से कहां तक का होता है, स्टमक से लीवर तक का, और जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वो होता है लीवर से सिस्टमिक सर्कुलेशंस यानी हार्ट तक का डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ। तो यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले वो रिसेप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ, उसके बाद में प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के थ्रू उसका डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ, उसके बाद में थ्रू द प्लेसेंटा उसका डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ। रिसेप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, अगर कोई रिसेप्टर है, सारे जितने भी ड्रग्स हैं उनके अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। बॉडी में टोटल 72 टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं। जो रिसेप्टर जिस ड्रग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि अगर पीसीएम जो ड्रग है वो हाइपोथैलेमस में जाएगी, हाइपोथैलेमस में जाने के बाद में अगर वहां पे लग रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज है, इसका मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज है। प्रोस्टाग्लैंडिन जब इंक्रीज है तो वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम करने के लिए वो कोक्स को कम करेगी। कोक्स के लेवल को जैसे ही कम करेगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल अपने आप कम हो जाएगा। तो यहां पे जो रिसेप्टर काम किया वो पीसीएम का किया, हाइपोथैलेमस में गई, प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम किया, और वहां पे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ऑलरेडी अपने आप डिक्रीज हो गया। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की जितनी भी ड्रग्स है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की जो ड्रग है वो प्लाज्मा के साथ में बाइंड हो जाती है और वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। वो प्लाज्मा के साथ में बाइंड होने के बाद में वो सारी ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में होती है, यानी अब वो काम नहीं कर रही है क्योंकि वो प्लाज्मा के साथ में बाइंड हो चुकी। कुछ ड्रग्स है जो प्लेसेंटा के थ्रू प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके वो फीटस में चली जाती है, जैसे कि फेनाटोइन, प्रीवियसली डिस्कस किया अपन ने फेनाटोइन के बारे में। ये फेनाटोइन अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी के प्लेसेंटा से बेबी तक चले जाती है तो वहां पे ये टेराटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगी, वहां पे ये सारी ड्रग टेराटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगी, यानी ऐसी ड्रग जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाकर बेबी में जितनी भी कंजेनाइटल एनोमलीज है, कोई भी बॉडी के डिफेक्ट्स हैं वो डेवलप कर दें, उनको बोलते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ, डिस्ट्रीब्यूशंस होने के बाद में वो रिसेप्टर वाइज किसी एक एंगल पे काम किया, वहां पे उसके हाइपोथैलेमस से वो कहां गई, प्रोस्टाग्लैंडिन और कॉक्स के लेवल को कम किया। अगर वो प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में जुड़ती है तो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाती है, और प्लेसेंटा के थ्रू अगर एक बेबी में जाती है तो वहां पे टेराटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगी। ये था डिस्ट्रीब्यूशंस। अब है मेटाबॉलिज्म। अगर कोई भी ड्रग है, अगर वो वाटर सोल्यूबल है, अगर वो ड्रग वाटर सोल्यूबल है तो वो डिस्ट्रीब्यूशंस होके किस में जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशंस के थ्रू वो किडनी में जाएगी, और किडनी के प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल से वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाएगी बॉडी से। अगर वाटर सोल्यूबल है तो जैसे कि वेंकोमाइसिन है, जैसे कि जेंटामाइसिन है, जैसे कि एमिकासिन और जेंटामाइसिन, ये जो सारी ड्रग है ये वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है। वाटर सोल्यूबल्स का मतलब होता है कि जो यूरिन के साथ में घुल के बाहर निकल जाए, उनको वाटर सोल्यूबल बोलते हैं। और जो लिपिड प्रोफाइल की जितनी भी ड्रग्स हैं वो जैसे ही किडनी में जाएगी वहां पे पीसीटी जो है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स जो है, वो वहां पे लिपिड देखेगी, वो उसको नहीं जाने देगी। वो जैसे ही क्रॉस करने लगेगा वो वापस किस में चली जाएगी, सर्कुलेशन से लीवर में जाएगी, लीवर के थ्रू वो कहां जाएगी,
मेटाबॉलिज्म होके मेटाबोलाइट्स बनेंगे, मेटाबोलाइट्स बनने के बाद में वो सारी ड्रग किसके थ्रू, एक फीकल मैटर के थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू वो बॉडी से एक्सक्रिएट होगी। अगर कोई ड्रग है वो हेपेटोटॉक्सिटी डेवलप कर रही है तो वो किस तरीके से डेवलप कर रही है, वो लिपिड प्रोफाइल की ड्रग है, सिस्टमिक सर्कुलेशंस के थ्रू वो लीवर में आई, लीवर में उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद में मेटाबोलाइट्स में वो कन्वर्ट हुई। अगर कोई ड्रग है वो बार बार अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है, मेटाबोलाइट्स के रूप में वो ड्रग लीवर में रिटेन हो रही है, और वो रिटेन होने के बाद में इन फ्यूचर में वही ड्रग हेपेटोटॉक्सिटी क्रिएट कर देती है। हेपेटोटॉक्सिटी वो ड्रग क्रिएट कर रही है जिनका मेटाबॉलिज्म होने के बाद में मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में जो लीवर में रिटेन हो गई, वो आगे जाकर लीवर को डैमेज कर देगी और वही ड्रग है वो ऑर्गन फेलियर का कॉज हो जाएगी। तो इस तरीके से उसके बाद में उसका हुआ एक्सक्रिएशंस। यहां पे फार्माकोकाइनेटिक्स का जो प्रोसेस हुआ वो कंप्लीट हुआ। सबसे पहले एब्जॉर्प्शंस हुआ, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ, उसके बाद में उसका मेटाबॉलिज्म हुआ। टू टाइप से, अगर वाटर सोल्यूबल है तो थ्रू द यूरिन उसका एक्सक्रीशंस हुआ, और अगर वो लिपिड प्रोफाइल है तो थ्रू द फीकल मैटर उसका एक्सक्रीशंस हुआ। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में अगर वो टेराटोजेनिक इफेक्ट डेवलप कर रही है तो प्लेसेंटा में जा रही है, प्लाज्मा में जा रही है तो वो बाइंड होके इनएक्टिव फॉर्म में आ रही है। ये था आज का अपना ब्रीफ डिस्कशन फार्माकोलॉजी ऑफ नर्सिंग के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।